हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 11वीं भौतिकी क्लास 11 फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार अध्याय 1 भौतिक जगत का भाग 1 लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ, जिसका टॉपिक है भौतिकी क्या है। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत हम 3 टॉपिक्स या कहें 3 सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें भौतिकी की उत्पत्ति, भौतिकी की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा, वैज्ञानिक विधि एवं वैज्ञानिक सिद्धांत तथा भौतिकी के प्रमुख विचार। तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स का डिस्कस केवल इस टॉपिक भौतिकी क्या है के अंतर्गत किया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पहला टॉपिक है, पहले चैप्टर का, भौतिक जगत का। लेकिन भौतिकी क्या है को डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों से अपनी कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड को मैंने फिजिक्स क्वांटम क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग 1 वर्ष पूर्व शुरू किया था, और अब तक क्लास 11 का लगभग 70% सिलेबस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी सिलेबस का समाप्त कर चुका हूँ। उसी ढंग से क्लास 12 का भी अंग्रेजी माध्यम से लगभग 90% से ऊपर से अधिक सिलेबस को भी पूर्ण कर चुका हूँ, उसका वीडियो बनाया जा चुका है। तथा अब हिंदी माध्यम में भी, क्लास 12 में भी हिंदी माध्यम से भी कुछ चैप्टर्स के वीडियोज बनाए गए हैं। लेकिन क्लास 11 के लिए हिंदी माध्यम में भी वीडियोज को बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसका कारण यह है कि यह देखने में तथा सुनने में आ रहा है कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के वीडियोज को देखने से, वॉच करने से परहेज करते हैं, जबकि अंग्रेजी माध्यम के, इंग्लिश मीडियम के वीडियोज में भी, हिंदी में भी कुछ हद तक समझाने का, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास इस चैनल द्वारा किया गया है। और ऐसा कर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के माध्यम से पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी या प्रत्येक चैप्टर के एक एक टॉपिक को डिस्कस करने का प्रयास, उस लाभ से वंचित हो रहे हैं हिंदी माध्यम के छात्र एवं छात्राएं। इसको देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि 11वीं क्लास भौतिकी के लिए भी हिंदी में वीडियोज को बनाया जाए, ताकि वैसे छात्र जो अंग्रेजी माध्यम के वीडियोज को देखने से परहेज करते हैं,
तो वे भी फिजिक्स क्वांटम क्लासेस द्वारा पूरे सिलेबस की पढ़ाई करने का जो प्रयास है उसका वे भी लाभ उठाएं। इस चैनल द्वारा सिलेबस की, फिजिक्स के सिलेबस की और एनसीईआरटी सिलेबस को मैं फॉलो करता हूं। तो उसके एक एक टॉपिक को डिस्कस करने का और विस्तृत ढंग से तथा सूक्ष्म ढंग से डिस्कस करने का मेरा प्रयास है। और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी अन्य चैनल द्वारा जो फिजिक्स सिलेबस की पढ़ाई की जा रही है उससे कहीं अधिक फिजिक्स क्वांटम क्लासेस द्वारा अधिक जानकारी दी जा रही है, ऐसा मेरा समझना है। तो इसी को देखते हुए मैंने फिजिक्स क्वांटम क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 11 फिजिक्स भौतिकी के विद्यार्थियों के, हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम में भी वीडियोज को बनाने का निर्णय लिया है। तो इन्हीं बातों के साथ अब क्लास 11 भौतिकी अध्याय 1 भौतिक जगत के भाग 1 को शुरू किया जाए। इसका पहला टॉपिक है भौतिकी क्या है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बतलाया कि इसमें भौतिकी की उत्पत्ति, भौतिकी की परिभाषा, वैज्ञानिक विधि एवं वैज्ञानिक सिद्धांत तथा भौतिकी के प्रमुख विचार, कई सब टॉपिक्स इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले भौतिकी की उत्पत्ति के बारे में, भौतिकी फिजिक्स की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, जाना जाए। भौतिकी की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड, यूनानी शब्द, यूनानी भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द, यूनानी भाषा का शब्द है फ्यूसिस। FUSIS। और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। तो भौतिकी की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर, और नेचर का हिंदी होता है प्रकृति। फ्यूसिस मीन्स नेचर, NATURE, नेचर, और नेचर का हिंदी होता है प्रकृति। अब प्रश्न उठता है, प्रकृति क्या है? हम अपने परिवेश में जो भी चीज़ें देखते हैं वह सब प्रकृति है। प्रकृति में ही हम रहते हैं और प्रकृति में अनेक परिघटनाओं को हम रोज़ देखते हैं या अनुभव करते हैं। जैसे कि किसी पेड़ से फल का गिरना, दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन, कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, भूकंप का आना अनुभव करते हैं, कहीं ना कहीं भूकंप आया ही करते हैं। समुद्र में लहरें उत्पन्न होना, ज्वार भाटा उत्पन्न होना, फुल मून के दिन जब चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण समुद्री जल कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है, उसे ज्वार कहा जाता है, और फिर उसका नीचे गिरना भाटा कहा जाता है। अंग्रेजी में टाइड्स इसे कहा जाता है। बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में आसमान में इंद्रधनुष का दिखाई देना, यह भी एक प्राकृतिक घटना का उदाहरण है।
इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं ही हैं जिन्हें हम अक्सर अपने प्रकृति, अपने परिवेश में देखते हैं या अनुभव करते हैं। तो इस आधार पर एक भौतिकी की उपयुक्त परिभाषा, सूटेबल परिभाषा दी जा सकती है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस परिभाषा को आप लोग नोट कर लें, जो भौतिकी की परिभाषा है, जो सबसे सूटेबल परिभाषा अभी वर्तमान में है, भौतिकी की परिभाषा भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति, नेचर एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। एक बार इस परिभाषा को, भौतिकी की इस परिभाषा को मैं फिर से दोहराता हूँ, इसे आप लोग नोट कर लें। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकृति का अर्थ तो हमारे परिवेश से है, परिवेश के समस्त चीज़ों से है, हमारे वातावरण के समस्त चीज़ों से, ये सब प्रकृति हैं, सभी प्रकृति के अंतर्गत हैं। तथा प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को, अब प्राकृतिक घटनाएं क्या है? प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को प्राकृतिक घटनाएं कहा जाता है। जैसे पेड़ से सेब का गिरना, पेड़ से या फल के या दूसरे फल का भी गिरना, ये प्राकृतिक घटना है। इसके अलावा ऋतु परिवर्तन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, समुद्र में लहरें उठना, ये सब प्राकृतिक घटनाओं के उदाहरण हैं, जिनके बारे में मैंने अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले जिक्र किया। तो प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या से भौतिकी में अनेक नियम तथा सिद्धांत प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए गए भी हैं, तथा अनेक चीज़ों का आविष्कार भी इन प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन के आधार पर किया गया। न्यूटन ने पेड़ से सेब गिरने की घटना के आधार पर गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किया। उसी ढंग से न्यूटन साहब ने वस्तुओं की गति को देख करके न्यूटन के गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। भाप द्वारा किसी केतली के ढक्कन की गति को देखकर जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। इस प्रकार इन प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या से, इन प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन से भौतिकी में अनेक चीज़ों का आविष्कार हुआ है तथा अनेक नियम तथा सिद्धांत प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें प्रकृति के नियम या भौतिकी के नियम कहा जाता है। तो यह सब हुई भौतिकी की उत्पत्ति तथा भौतिकी की परिभाषा। अब हम विज्ञान पर आएँ, जो कि भौतिकी क्या है इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। तो अब अगला सब टॉपिक होगा इसी टॉपिक के अंतर्गत विज्ञान, वैज्ञानिक विधि एवं वैज्ञानिक सिद्धांत। विज्ञान, वैज्ञानिक विधि एवं वैज्ञानिक सिद्धांत। सबसे पहले हमें विज्ञान को परिभाषित करना होगा। विज्ञान क्या है और वैज्ञानिक विधि क्या है, फिर वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। विज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले जानना होगा परिभाषित करने के पहले। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, SCIENTIA, सिंटिया, जिसका अर्थ होता है टू नो, जानना। तो
विज्ञान का अर्थ हो गया टू नो, जानना, जो कि सिंटिया शब्द से, जो कि लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है विज्ञान की। विज्ञान अंग्रेजी में इसे साइंस कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है, शब्द क्या है, सिंटिया, SCIENTIA, और इसका अर्थ होता है टू नो। इसका अंग्रेजी रूपांतरण टू नो है सिंटिया का, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और टू नो का मतलब होता है जानना। तो इसके साइंस का जो अर्थ है लैटिन भाषा में टू नो, जानना, इसी में इसका डिफिनीशन, इसी से इसके डिफिनीशन के बारे में संकेत मिल रहा है। प्रयोगों तथा प्रेक्षणों या अवलोकनों के आधार पर मनुष्य द्वारा अर्जित किए गए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, और जिसका उपयोग प्राकृतिक परिघटनाओं के भविष्य कथन, उनके नियंत्रण इत्यादि के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं का या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में उसका अध्ययन करना, उसके बारे में भविष्य कथन, तथा उनके बारे में, उनके अध्ययन से प्रारूप या प्रतिरूप विकसित करना ही विज्ञान है। तो विज्ञान की परिभाषा आप लोग नोट कर लें। प्रेक्षणों या अवलोकनों एवं प्रयोगों के आधार पर मनुष्य द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जिसका उपयोग, उस ज्ञान का उपयोग प्राकृतिक घटनाओं के भविष्य कथन, उनकी व्याख्या, उनका विश्लेषण तथा नियंत्रण के लिए किया जाता है। उनका विश्लेषण तथा नियंत्रण के लिए या नियंत्रण में किया जाता है, के लिए किया जाता है। यह विज्ञान की परिभाषा हुई।
और विज्ञान में प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार से एवं गहराई से जानने का एक सुव्यवस्थित प्रयास होता है और जिससे अर्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है और जिसका उपयोग प्राकृतिक घटनाओं के भविष्य कथन, उनका विश्लेषण तथा नियंत्रण के लिए किया जाता है। और यही विज्ञान के विकास का आधार है। तो विज्ञान का विकास जिन विधियों द्वारा किया गया उसको एक साथ मिलाकर वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। तो अब हम वैज्ञानिक विधि के बारे में जानेंगे, जिसका आधार विज्ञान की परिभाषा या विज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, उसी में निहित है वैज्ञानिक सिद्धांत। तो वैज्ञानिक सिद्धांत, अंग्रेजी में इसे साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। तो विज्ञान का विकास के लिए कुछ विधियां हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उसके लिए कुछ कदम वैज्ञानिकों को उठाने पड़े, जिसके द्वारा विज्ञान का विकास हुआ। और वे स्टेप्स हैं, कथन हैं, विज्ञान का विकास के लिए निम्न उपाय वैज्ञानिकों द्वारा किए जाते हैं या पहले किए गए। विज्ञान का विकास निम्न उपायों द्वारा, निम्न स्टेप्स द्वारा किया गया। फर्स्ट स्टेप है क्रमबद्ध अवलोकन, सिस्टमेटिक व्यवस्थित ढंग से अवलोकन करना, प्रेक्षण करना। तो क्रमबद्ध अवलोकन, जिसको अंग्रेजी में सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस कहेंगे। और दूसरा है तार्किकता, रीजनिंग। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस, अंग्रेजी में भी नोट ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस। सेकंड उपाय है, स्टेप है विज्ञान का विकास का, वह स्टेप है तार्किकता, रीजनिंग। फर्स्ट है क्रमबद्ध अवलोकन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। अब उन अवलोकनों का तार्किक व्यवहार देखना होगा, उन प्रेक्षणों का, अवलोकनों का, जो चीज़ प्रेक्षण अवलोकन से प्राप्त हुए हैं तो उनका विश्लेषण करना होता है तार्किक ढंग से, उसे तार्किकता कहा जाता है। तो तार्किकता, जिसे कहेंगे रीजनिंग अंग्रेजी में, रीजनिंग। थर्ड स्टेप है जो प्रेक्षण हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके आधार पर वैज्ञानिक कुछ भविष्य कथन करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो उसे भविष्य कथन कहा जाता है। उसके बारे में अपना कुछ विचार व्यक्त करना, या उसके पहले एक मॉडल दिया, तो माने प्रारूप एक देते हैं उसके बारे में, एक प्रारूप। तो थर्ड है प्रारूप या प्रतिरूप। निर्माण। तो थर्ड हो गया उन अवलोकनों के क्रमबद्ध या प्रेक्षणों के क्रमबद्ध व्याख्या से, विश्लेषण से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसके आधार पर वैज्ञानिक एक प्रतिरूप मॉडल विकसित करते हैं। तो थर्ड हो गया। तीसरी बात हो गई विज्ञान का विकास के लिए जो स्टेप है, उपाय है,
तो थर्ड स्टेप है प्रारूप विकसित करना, मॉडल विकसित करना, और ये सब उन्हीं सिस्टमेटिक क्रमबद्ध अवलोकनों की व्याख्या से संभव हो पाता है। तो प्रारूप विकसित करना, प्रारूप विकसित करना, मॉडल मेकिंग, अंग्रेजी में इसे कहेंगे मॉडल मेकिंग। और चौथी बात, जो चौथा स्टेप विज्ञान का विकास के लिए किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, वह चौथा स्टेप है भविष्य कथन। जो चीज़ें प्राकृतिक घटना के अवलोकनों से, प्राकृतिक घटना के अवलोकनों तथा उसकी व्याख्या से स्पष्ट नहीं हो पाती है, उसके बारे में वैज्ञानिक अपना कुछ विचार व्यक्त करते हैं, कुछ भविष्यवाणी करते हैं उसके बारे में, जिसे भविष्य कथन कहा जाता है। और उसके आधार पर भविष्य में दूसरे प्रेक्षण करने वाले या दूसरे वैज्ञानिक उस आधार पर काम करते हैं, या ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कुछ संशोधन भी किया जाता है। तो चौथा स्टेप है, चौथा उपाय है विज्ञान का विकास का जो किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, वह है भविष्य कथन। भविष्य कथन, प्रेडिक्शंस। जो चीज़ें अवलोकनों के विश्लेषण से, अवलोकनों के अध्ययन से, प्राकृतिक घटना के अवलोकनों के विश्लेषण से स्पष्ट नहीं है, तो उसके बारे में वैज्ञानिक भविष्यवाणी भी करते हैं, तो वह भविष्य कथन। और अंग्रेजी में इसको प्रिडिक्शंस कहा जाता है, प्रिडिक्शंस। तो इन चारों उपायों को, चारों विधियों को एक साथ करना वैज्ञानिक विधि कहलाता है। इन चारों विधियों को एक साथ करना, ये वैज्ञानिक विधि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद वैज्ञानिक सिद्धांत एक ही साथ है, वैज्ञानिक विधि एवं वैज्ञानिक सिद्धांत टॉपिक एक ही साथ है, लेकिन पहले वैज्ञानिक विधि को डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो इन सभी चारों उपायों को एक साथ करना, सबको एक साथ कर देना, वह क्या कहलाता है? वैज्ञानिक विधि कहलाता है। तो उपरोक्त चारों चीज़ों को, चारों चीज़ों का मतलब चारों उपायों को विज्ञान, जो कि विज्ञान का विकास के लिए किया गया, वह पहला उपाय है क्रमबद्ध अवलोकन, प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अवलोकन। दूसरा है तार्किकता, रीजनिंग। तीसरा है प्रारूप विकसित करना, तथा चौथा है भविष्य कथन। इन चारों घटनाओं को, चारों उपायों को एक साथ करने पर हमें वैज्ञानिक विधि, उसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। आप नोट करें आप लोग, उपरोक्त चारों उपायों को, जो कि विज्ञान का विकास के लिए किया गया, उपायों को एक साथ करना वैज्ञानिक विधि कहलाता है। ये चारों मेथड हैं, चारों तरीके, चारों विधियों को एक साथ कर दिए तो वैज्ञानिक विधि कहलाएगा। वो एक साथ करना वैज्ञानिक विधि कहलाता है। वैज्ञानिक, उपरोक्त चारों उपायों, चारों विधियों को एक साथ करना वैज्ञानिक विधि कहलाता है। इस प्रकार हमने विज्ञान तथा वैज्ञानिक विधि को डिस्कस कर लिया, तथा वैज्ञानिक विधि, विज्ञान की परिभाषा में हमने जो देखा कि विज्ञान प्रेक्षणों एवं प्रयोगों के आधार पर मनुष्य द्वारा अर्जित किया गया क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ज्ञान है, जिसका उपयोग प्राकृतिक परिघटनाओं या प्राकृतिक घटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन तथा नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो विज्ञान के इस परिभाषा तथा विज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग में जिन बिंदुओं का उल्लेख हुआ, उसका आधार बना वैज्ञानिक सिद्धांत
अर्थात विज्ञान के विकास के लिए किए गए उपाय, और उन सभी उपायों को, चारों उपायों को एक साथ कर वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। अब वैज्ञानिक सिद्धांत को भी हम डिस्कस कर लें। तो वैज्ञानिक विधि विज्ञान के नए ज्ञान का साधन है, साइंस के न्यू नॉलेज का आधार है वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि द्वारा विज्ञान में अनेकों नियमों या सिद्धांतों का विकसित होना वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। चूँकि वैज्ञानिक विधि से विज्ञान का ज्ञान ही प्राप्त किया गया, विज्ञान का विकास ही हुआ, तो वैज्ञानिक विधि द्वारा विज्ञान के अनेक नियमों या सिद्धांतों का या अनेक चीज़ों का आविष्कार होना ही वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत, इसे आप लोग नोट कर लें वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में। वैज्ञानिक विधि द्वारा विकसित, डेवलप किए गए, वैज्ञानिक विधि द्वारा विकसित विज्ञान के सिद्धांतों या नियमों का डेवलप होना, विकसित होना या प्राप्त होना, वैज्ञानिक विधि द्वारा विज्ञान के सिद्धांतों या नियमों का विकसित होना वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। अब वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसा नहीं है कि एक बार कोई सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत या कोई वैज्ञानिक नियम, विज्ञान का कोई नियम या भौतिकी का कोई नियम एक बार प्राप्त हो गया तो हमेशा वही रहेगा, उसमें कुछ संशोधन नहीं होगा। समय समय पर हो सकता है कि नए प्रेक्षण, जो पुराने प्रेक्षण हैं, उससे अलग रिजल्ट देता हो। तो उस स्थिति में नए प्रेक्षण से प्राप्त जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, या उसके हेल्प से जो एक नया नियम विकसित कर लिया जाता है और पुराने सिद्धांत को छोड़ दिया जाता है। इसे उदाहरण द्वारा देखा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले टॉलमी द्वारा भूकेंद्रीय सिद्धांत या भूकेंद्रीय सिद्धांत विकसित किया गया, जिसके अनुसार पृथ्वी केंद्र पर स्थित है तथा उसके चारों ओर सूर्य तथा विभिन्न ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। बाद में कोपरनिकस द्वारा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत विकसित किया गया, और उस स्थिति में जो पुराना सिद्धांत था टॉलमी का भूकेंद्रीय सिद्धांत, उसको छोड़ दिया गया। तो समय के साथ और किए गए प्रेक्षणों के द्वारा यह जरूरी नहीं है कि एक बार प्रेक्षण में जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वही रिजल्ट हमेशा बार बार उसी से संबंधित प्रेक्षण में प्राप्त होता रहे। इसलिए जब प्रेक्षण में से प्राप्त परिणाम अगर पुराने सिद्धांत से मेल नहीं खाते हैं तो पुराने सिद्धांत में या तो संशोधन किया जाता है, नहीं तो पुराने सिद्धांत को पूर्णतः खारिज कर दिया जाता है। जैसा कि कोपरनिकस के द्वारा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जब लाया गया, जिसके अनुसार सूर्य केंद्र पर स्थित है तथा विभिन्न ग्रह, उसमें पृथ्वी भी शामिल है, सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करते हैं। अब इस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत ने विस्थापित कर दिया टॉलमी के भूकेंद्रीय सिद्धांत को। अब इस कोपरनिकस के इस सिद्धांत में, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में भी केपलर द्वारा संशोधन किया गया, और वह संशोधन यह है कि सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह वृत्तीय पथ पर परिक्रमा न कर दीर्घवृत्तीय पथ, इलिप्टिकल ऑर्बिट में
अंडाकार पथ पर परिक्रमा करते हैं और उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। दीर्घवृत्त में 2 फोकस होते हैं, दीर्घवृत्त इलिप्स के सेंटर के लेफ्ट साइड में बाईं ओर तथा दूसरा राइट साइड दाईं ओर। तो उनमें से किसी एक फोकस पर उसके नाभि, जिसे नाभि हिंदी में कहा जाएगा, फोकस को हिंदी में नाभि कहा जाता है, तो सूर्य की स्थिति उसके केंद्र पर नहीं होती है बल्कि उस दीर्घवृत्त के नाभि पर होती है तथा सूर्य के गिर्द विभिन्न ग्रह वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा न कर दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार केपलर का सूर्य केंद्रीय कोपरनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में भी केपलर द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया। अब दूसरा एक उदाहरण लेते हैं परमाणु से संबंधित। सबसे पहले थॉमसन द्वारा परमाणु का मॉडल, प्रारूप या प्रतिरूप विकसित किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना है और तथा परमाणु में परमाणु का जो पूरा भाग है, परमाणु का शेप गोलाकार, और उसमें धन आवेशित कण उस पूरे गोले में एक समान ढंग से, उस गोले के पूरे आयतन में एक समान ढंग से वितरित होता है, एक समान ढंग से वितरित होता है। मतलब कि धन आवेशित कण किसी खास एक जगह पर केंद्रित नहीं होता। मतलब किसी परमाणु के अंदर धन आवेश एक गोले के पूरे आयतन में एक समान ढंग से वितरित होता है तथा उसमें उस धन आवेशित भाग में, उस धन आवेशित गोले, एक समान धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान, वाटरमेलन के सीड के जैसा उसी ढंग से फंसा रहता है जैसे कि तरबूज के अंदर तरबूज में उसके बीज फंसे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उसी ढंग से जहाँ तहाँ उस धन आवेशित पूरे भाग में ही, पूरे गोले में ही इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी उसी ढंग से है जहाँ तहाँ वह भी व्यवस्थित है, जहाँ तहाँ उसी के अंतर्गत है, उसी गोले के अंतर, उसी धन आवेशित के भाग में जहाँ तहाँ इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है, जिसे बाद में रदरफोर्ड साहब ने संशोधन किया और रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके एक छोटी सी जगह, जिसे नाभि कहा जाता है, उसमें केंद्रित होता है और उसमें प्रोटॉन केवल नाभि के अंदर ही पाए जाते हैं। तो छोटी जगह में ही, छोटे स्पेस में ही प्रोटॉन धन आवेशित कण पाए जाते हैं। वे उस गोले के अंदर हर जगह एक समान रूप से वितरित नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रॉन उस धन आवेशित नाभि के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं तथा इस प्रकार ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो ये रदरफोर्ड सिद्धांत द्वारा विकसित मॉडल है जो कि थॉमसन मॉडल को खारिज कर दिया। और रदरफोर्ड मॉडल में भी मॉडिफिकेशन की संशोधन किया गया बोर साहब के द्वारा। बोर मॉडल आ गया और बोर मॉडल के अनुसार भी किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके छोटे भाग में ही केंद्रित होता है, नाभि के अंदर ही, धन आवेशित नाभि के अंदर ही केंद्रित होता है, जिसे नाभि कहा जाता है। और नाभि के अंदर प्रोटॉन धन आवेशित कण उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज तो बाद में हुई 1932 में, तथा इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर परिक्रमा तो करते हैं लेकिन सभी वृत्तीय कक्षाओं में नहीं, कुछ सिलेक्टेड ऑर्बिट्स में, कुछ चुनिंदा कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं बोर का सिद्धांत के अनुसार। और प्रत्येक वृत्तीय कक्ष में, एक खास वृत्तीय कक्ष में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा को या फोटोन को या विकिरण को उत्सर्जित नहीं करता जब तक कि इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में नहीं चला जाता, नहीं जंप करता, तब तक वह न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा न ही उत्सर्जन करेगा। तो इस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल में भी बोर मॉडल द्वारा संशोधन किया गया। अब अंत में
हम डिस्कस करेंगे भौतिकी के दो प्रमुख विचार, टू प्रिंसिपल थ्रस्ट्स ऑफ फिजिक्स। टू प्रिंसिपल थ्रस्ट्स ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के दो प्रमुख विचार। विचार को अंग्रेजी में थ्रस्ट्स कहा जाता है, थ्रस्ट। तो भौतिकी के दो प्रमुख विचार हैं। फर्स्ट, एकीकरण। एकीकरण, अंग्रेजी में इसे यूनिफिकेशन कहा जाता है, यूनिफिकेशन। एवं सेकंड, नंबर 2, न्यूनीकरण, रिडक्शनिज्म। न्यूनीकरण, रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म। तो भौतिकी के इन दो प्रमुख विचारों को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। भौतिकी में हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक घटनाओं को कुछ नियमों या सिद्धांतों के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं या व्यक्त करते हैं। अब भौतिकी का जिसका उद्देश्य होता है भौतिकी के विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों को एक साथ करने का, एकीकृत करने का, एक सात्विक नियम के द्वारा, एक सात्विक नियम या कुछ कॉमन नियमों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति, उन प्राकृतिक घटनाओं की अभिव्यक्ति करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा, न्यूटन का सात्विक नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा पेड़ से सेब गिरने की घटना भी उसके द्वारा नियंत्रित होती है, तथा पृथ्वी के गिर्द चंद्रमा की गति भी उस नियम के द्वारा नियंत्रित होती है। या सूर्य के गिर्द विभिन्न ग्रहों की गति भी उसी गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा, न्यूटन के एकमात्र गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा। ये सभी अलग अलग प्रभाव क्षेत्र हैं। कोई पार्थिव प्रभाव क्षेत्र है, जैसे पृथ्वी पर पेड़ से सेब का गिरना, ये पार्थिव घटनाएं हैं। और चंद्रमा का पृथ्वी के गिर्द परिक्रमा करना, विभिन्न ग्रहों का सूर्य के गिर्द परिक्रमा करना, ये सब खगोलीय घटनाएं हैं, खगोलीय प्रभाव क्षेत्र हैं। लेकिन उन दोनों प्रभाव क्षेत्रों को एकमात्र नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसे एकीकरण कहा जाता है। तो एकीकरण में भौतिकी के विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों को एक साथ कर एक नियम के द्वारा, मतलब किसी एक दूसरे से माने एक ढंग की घटनाओं को, विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों में एक ढंग की घटनाओं को विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों को एकीकृत कर उसे एक कॉमन लॉ के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास, इसे एकीकरण कहा जाता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखें इसमें। मैक्सवेल ने वैद्युतिकी तथा चुंबकत्व को एक साथ मिलाकर 4 समीकरण दिए और उनके द्वारा विद्युत चुंबकत्व के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसे नियंत्रित किया जाता है उन्हीं 4 समीकरणों द्वारा। उसमें दो वैद्युतिकी से संबंधित तथा 2 चुंबकत्व से संबंधित, तो कुल मिलाकर 4 समीकरण मैक्सवेल के द्वारा। और वह विद्युत चुंबकत्व की घटनाओं को, विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों को, विद्युतीय तथा चुंबकीय तथा प्रकाश, सभी को मिलाकर के विद्युत चुंबकत्व हो गया। तो इस प्रकार मैक्सवेल के चारों समीकरणों के द्वारा विद्युत चुंबकत्व के
मूलभूत जितने भी प्रभाव क्षेत्र हैं उसको एक साथ उसे नियंत्रित किया जा सकता है। बलों का एकीकरण, मौलिक बलों को 4 प्रकार के मौलिक बल प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसको हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तो बलों के, प्रकृति के विभिन्न मौलिक बलों को एकीकरण का प्रयास भौतिकी के इसी विचार एकीकरण में निहित है, इसी के अंतर्गत है। एकीकरण में क्या होगा आप लोग नोट करें। एकीकरण में भौतिकी के यूनिफिकेशन में भौतिकी के विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों को, भौतिकी के और किसी भी प्राकृतिक घटनाओं को, माने प्राकृतिक घटनाओं को भौतिकी के विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों को एक साथ कर एक एकीकरण में प्राकृतिक घटनाओं को भौतिकी के विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों को एकीकृत कर उन्हें सात्विक नियम की सहायता से, उन्हें सात्विक नियम की सहायता से, कॉमन लॉ की सहायता से उन्हें सात्विक नियमों की सहायता से नियंत्रित करने का प्रयास या नियंत्रित करने का उद्देश्य है। एकीकरण की सहायता से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। या एकीकरण मतलब हुआ उसको प्राकृतिक घटनाओं को भौतिकी के विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों को एकीकृत कर उन्हें सात्विक नियम, एक कॉमन नियम की सहायता से, सात्विक नियमों की सहायता से नियंत्रित करने का, सात्विक नियम की सहायता से एक कॉमन करके एक कॉमन नियम की सहायता से उसको गाइड करने का प्रयास, नियंत्रित करने का प्रयास, एकीकरण। एकीकृत कर, विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों एकीकृत कर केवल एक सात्विक नियम द्वारा एक ढंग की घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास होता है। तो ये एकीकरण है। दूसरा प्रयास है, भौतिकी का विचार है, प्रमुख विचार न्यूनीकरण। और न्यूनीकरण जिसको अंग्रेजी में रिडक्शनिज्म कहा जाता है, न्यूनीकरण भी भौतिकी का एक प्रमुख विचार है, उद्देश्य है, जिसमें एक बड़े निकाय, अपेक्षाकृत बड़े निकाय के प्रभाव क्षेत्र को उसी के अवयवी कणों के पारस्परिक क्रियाओं, मतलब आकर्षण के द्वारा तथा गुणों के द्वारा एक्सप्लेन करने का, व्याख्या करने का प्रयास होता है। उसे न्यूनीकरण कहा जाता है। तो आप नोट करें, न्यूनीकरण का अर्थ हुआ अपेक्षाकृत बड़े निकाय, जिसे स्थूल प्रभाव क्षेत्र कहा जा सकता है। बड़े निकाय को स्थूल क्षेत्र कहा जाता है, और जो छोटे छोटे चीज़ों हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं, उसे सूक्ष्म क्षेत्र कहा जाता है। तो नंबर 2 न्यूनीकरण, जो भौतिकी का दूसरा प्रमुख विचार है या उद्देश्य है, न्यूनीकरण, रिडक्शनिज्म। इसका अर्थ हुआ कि अपेक्षाकृत किसी बड़े निकाय जिसको स्थूल क्षेत्र कहा जा सकता है, के
जैसे कि किसी बड़े निकाय की घटना, जैसे ताप हो गया, आंतरिक ऊर्जा हो गया, इंथैल्पी हो गया, ये सब मैक्रो चीज़ को निरूपित करता है। मतलब स्थूल क्षेत्र को की राशियाँ हैं ताप, आंतरिक ऊर्जा इत्यादि। ये सब अपेक्षाकृत बड़े निकाय या स्थूल क्षेत्र की राशियाँ हैं को उन्हीं के अवयवी कणों द्वारा, उसी निकाय के अवयवी कणों द्वारा, जो सूक्ष्म क्षेत्र द्वारा को उसी निकाय के अवयवी कणों, मतलब सूक्ष्म क्षेत्र, कण को हम सूक्ष्म क्षेत्र मानेंगे, सूक्ष्म मानेंगे, अवयवी कणों मतलब सूक्ष्म क्षेत्र की पारस्परिक क्रियाओं, मतलब अवयवी कणों की आकर्षण, परस्पर आकर्षण की पारस्परिक क्रियाओं एवं उनके गुणों के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, व्याख्या किया जा सकता है। इसे न्यूनीकरण कहेंगे। उसे मैक्रो क्षेत्र को, जो बड़ा स्थूल क्षेत्र है, उसको सूक्ष्म क्षेत्र के गुणों के द्वारा उसे एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करने का प्रयास ही न्यूनीकरण के आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देखें यहाँ, एक उदाहरण। 19वीं सदी में उष्मागतिकी जो कि स्थूल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उष्मागतिकी का विकास हुआ। जो स्थूल राशियाँ हैं, ताप है, आंतरिक ऊर्जा है, इंथैल्पी है, इन सभी की व्याख्या के लिए उष्मागतिकी का विकास किया गया। लेकिन इन स्थूल राशियों को, जैसे कि ताप है, उष्मागतिकी की इन स्थूल राशियों को, जैसे ताप है, आंतरिक ऊर्जा है, इंथैल्पी है, इन सभी को उनके उसी निकाय के कणों के बीच आकर्षण बल द्वारा तथा सांख्यिकी यांत्रिकी द्वारा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स द्वारा व्याख्या करने में सफलता पाई गई। तो स्थूल क्षेत्र को, अपेक्षाकृत बड़े निकाय को उसी के अवयवी कणों द्वारा, मतलब सूक्ष्म क्षेत्र के द्वारा व्याख्या करने का प्रयास, उसे समझाने का प्रयास न्यूनीकरण कहलाता है। और ताप को तो अणुओं की गतिज ऊर्जा के रूप में, ताप को पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के रूप में, टेम्परेचर को पदार्थ के कणों की या अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के रूप में पाया गया। इस प्रकार से यह भौतिकी का दूसरा मुख्य उद्देश्य न्यूनीकरण है। इसी के साथ भाग 1 क्लास 11 भौतिकी हिंदी माध्यम चैप्टर 1 अध्याय 1 भौतिक जगत समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक, जो कि NCERT टेक्स्ट बुक का अगला टॉपिक
भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं उत्तेजना या भौतिकी का प्रयोजन एवं उत्तेजना, उसे अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।